हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी सारे हम वीडियो देते रहें उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंचता रहे। और आज जो प्रश्न आया है वो बिहार बोर्ड 10th क्लास के पहला जो इतिहास का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उससे जितने सारे प्रश्न बने हैं उन सारे प्रश्न को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इस चैप्टर से जितने सारे प्रश्न बनेंगे आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न कर है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के जो उसका क्या होता है पूछ रहा है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता कायम करती है। यानी किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में जो लोग रहते हैं उनकी जो क्या कहती है रहने में एकता कायम करती है, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में किसका योगदान है? फ्रांसीसी क्रांति का योगदान है, नेपोलियन के आक्रमण का जो योगदान है राष्ट्रवाद के विकास के लिए। अब आते हैं अगला प्रश्न जो है वियना सम्मेलन कब तथा किसके नेतृत्व में हुआ? ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में हुआ था वियना सम्मेलन, और सन 1815 ईस्वी में हुआ था। और किसके नेतृत्व? मेटरनिख के नेतृत्व में हुआ था वियना सम्मेलन। अगर आपसे पूछे कि वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मेटरनिख के नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कह रहे मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब है 5 नंबर। वियना सम्मेलन में शामिल देश कौन थे? ब्रिटेन, जो इंग्लैंड वर्तमान में कहा जाता है, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश वियना सम्मेलन में शामिल थे। और कहाँ हो रहा था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो रहा था। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में पुनः उस व्यवस्था को स्थापित करना, यानी यूरोप में पुनः उस व्यवस्था को कायम करना जिसे नेपोलियन के द्वारा युद्ध में समाप्त कर दिया गया था। यानी वियना सम्मेलन का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य उसका अगर पूछ दिया जाएगी वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अब लिखेंगे वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वह था कि यूरोप में उस व्यवस्था का पुनः से स्थापित करना जिसको नेपोलियन ने अपने आक्रमण, अपने युद्ध के द्वारा समाप्त कर दिया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7 नंबर। यूरोप में वियना सम्मेलन के माध्यम से किस युग का शुरुआत तथा किस युग का अंत हुआ? तो मेटरनिख युग की शुरुआत होगी और नेपोलियन युग का अंत हुआ। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि वियना सम्मेलन से माध्यम से किस युग का शुरुआत हुआ, तो मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ। और किस युग का अंत हुआ अगर पूछ दे तो आप कहेंगे नेपोलियन का युग जो था उसका अंत हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 8 नंबर। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य बताया। अगर पूछ दे कि मेटरनिख की जो व्यवस्था थी उसका उद्देश्य क्या था, तो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोध करना एवं पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। यानी गणतंत्र और प्रजातंत्र जो था उसको विरोध करना और पुरातन व्यवस्था जो थी, पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी, उन सारे व्यवस्था को स्थापित करना मेटरनिख का उद्देश्य था। अब एक और है 9वां प्रश्न। फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किसने की? मेटरनिख ने। मेटरनिख जो था उसने फ्रांस में पुरातन जो व्यवस्था थी, पुरानी जो व्यवस्था थी, उन सारे व्यवस्था को अगर शुरू करने का श्रेय जाता है तो मेटरनिख को जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 10 नंबर। फ्रांस में पूर्व राजवंश की पुनर्स्थापना किसके द्वारा किया गया तथा इसका राजा कौन था? तो फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? पूर्व राजवंश की। वियना व्यवस्था द्वारा किया गया था ये इस राजवंश की स्थापना। और इसकी राजा जो था लुई 18वां था। लुई 18वां जो था इसका राजा बना।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, चार्ल्स दस कौन था? चार्ल्स दस जो था वो कौन था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दस जो था, अगर पूछा जाए कौन था, तो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक। और ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न 12 नंबर जो प्रश्न करे, चार्ल्स दस ने फ्रांस में क्या किया? राष्ट्रीयता की भावना एवं जनतंत्रवादी भावना को दबाने का प्रयास किया चार्ल्स दस ने। अब आते हैं 13 नंबर जो प्रश्न कर है। 13 नंबर प्रश्न कर है, पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री किसने बनाया? चार्ल्स दस ने ही पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। अब आते हैं 14 नंबर प्रश्न, पोलिग्नेक ने क्या चाहा? फ्रांस में शक्तिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार प्राप्त कराने का प्रयास किया। पोलिग्नेक ने शक्तिजात वर्ग की स्थापना करने का प्रयास किया और उसे विशेष अधिकार भी प्राप्त करने का प्रयास किया। अब आते हैं, अब आइए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी? अर्थात पूछ सकता है इस तरह की, जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? यह भी पूछा गया क्वेश्चन है यह, और एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है यह। अब देख सकते हैं, कह रहे हैं चार्ल्स दस के विरोध में फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यह तो रहा जुलाई 1830 की क्रांति के बारे में जानकारी। अब आते हैं अगला जो है, जुलाई 1830 के क्रांति के बाद जो घटना का हुई कि बाद चार्ल्स दस कहाँ पलायन कर गया? इंग्लैंड में भाग गया। चार्ल्स दस जो हो, जुलाई 1830 की क्रांति जब हुई, चार्ल्स दस हार गया। अब हारा तो चला गया इंग्लैंड में, पलायन कर गया। अब आते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है कि 17 नंबर, जुलाई 1830 के क्रांति में बूर्बो वंश के समाप्ति के बाद फ्रांस में किस वंश की स्थापना हुई? ऑरलेंस वंश की। बूर्बो वंश की जो समाप्ति हो गई, जो किसने स्थापित किया था? वो स्थापित किया था जिसका नाम है चार्ल्स दस था। और बूर्बो वंश किया, ऑरलेंस वंश आ गया। अब ऑरलेंस वंश का शासक कौन था? लुई फिलिप। लुई फिलिप जो था ऑरलेंस वंश का शासक था। सब लुई फिलिप, लुई में आ रहा है। 19 नंबर जो प्रश्न है, लुई फिलिप कौन था? उदारवादी शासक था। सन 1848 की क्रांति भी पूछी गई है कि क्रांति क्या थी? लुई फिलिप के विरुद्ध पेरिस में बेरोजगारी एवं भूखमरी की समस्या से त्रियर्स के नेतृत्व में क्रांति की हुई थी। तो लुई फिलिप के खिलाफ बेरोजगारी जो भूखमरी की समस्या इसने उत्पन्न कर दिया फ्रांस में। अब इसके विरुद्ध पेरिस में जो है एक क्रांति हुई है, थ्रियर्स के नेतृत्व में हुई थी क्रांति 1848 में। इसी क्रांति को 1848 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। अब एक और है 21 नंबर, इटली के एकीकरण में क्या समस्या थी? भौगोलिक समस्या के अलावा फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। अब देखिए, इटली के एकीकरण में एक और समस्या थी कि भौगोलिक समस्या तो थी इसके एकीकरण में, उसके साथ साथ फ्रांस भी इसका विरोधी था, हस्तक्षेप कर रहा था, और ऑस्ट्रिया भी इसका हस्तक्षेप कर रहा था, जिससे इसे इसका एकीकरण नहीं हो पा रहा था इटली का। अब आइए, रोम किसके प्रभाव, रोम इटली की राजधानी है, किसके प्रभाव में थी? तो पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा क्या थी? पोप की इच्छा थी कि इटली को धार्मिक गणराज्य बनाना, कि धर्म के रूप में इसे गणराज्य बनाए, धर्म के आधार बनाया जाए। अब आइए अगला प्रश्न कर रहा है 24 नंबर जो प्रश्न कि नेपोलियन ने इटली को कितने गणराज्य में गठित किया था? 3 गणराज्य, सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य, ट्रांसपोडेन गणराज्य। 3 गणराज्य में क्या किया था? इसको गठित किया था नेपोलियन ने इटली को। अब नेपोलियन का पतन कब हो गया? 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हो गया। 26 नंबर प्रश्न, वियना कांग्रेस द्वारा इटली के कितने राज्यों का एकीकरण किया गया? 2 राज्य, पीडरमाउंट और सार्डिनिया। पीडमाउंट और सार्डिनिया का क्या किया गया? एकीकरण किया गया वियना कांग्रेस द्वारा। अब है 27 नंबर जो प्रश्न,
इटली में नागरिक आंदोलन कब तथा क्यों हुए? 1820 में नागरिक आंदोलन संवैधानिक सुधार के लिए किया गया। इटली में नागरिक आंदोलन हो गया। अब आइए, कार्बोनरी दल किसने किया, कि गठन किसने किया? राष्ट्रवादियों ने कार्बोनरी दल का गठन कर दिया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। राष्ट्रवादी का प्रमुख नेता कौन था? जोसेफ मेज़नी। मेज़नी जो था राष्ट्रवाद का प्रमुख नेता था। मेज़नी कौन था? साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ये पूछ सकता है कि मेज़नी कौन था, मेज़नी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा का जनक था, साहित्यकार था, गणतंत्रवादी विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था। ये सारे बता सकते हैं आप इसके बारे में। 31 नंबर जो प्रश्न करें, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब तथा किसने की? 1831 ईस्वी में मेज़नी ने किया था। अब है, यंग यूरोप संस्था का गठन किसने किया था? 1834 में मेज़नी ने यंग यूरोप की गठन किया था। 33 नंबर जो प्रश्न करें, सार्डिनिया पीडरमाउंट का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट जो था शासक था। बेगारी क्या है? बिना परिश्रमिक या मजदूरी के काम करना ही बेकारी है। बेगारी इसे कहते हैं कि आप काम करते जाइए, आपको पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, तो वही बेकारी होती है। बेरोजगारी क्या है? किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम ना मिलना ही बेरोजगारी कहलाता है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति को योग्यता है और उसी योग्यता के अनुसार अगर काम नहीं मिले तो उसको बेरोजगारी कहा जाता है। अगर पूछ सकते हैं बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं तो आप बताएंगे। 36 नंबर जो प्रश्न कराए, इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? क्यों? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब काउंट काबूर कौन था? एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। अब 38 नंबर, इटली के एकीकरण में काबूर सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39 नंबर, ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काबूर ने किससे दोस्ती की? फ्रांस से। ऑस्ट्रिया को क्या करने के लिए? पराजित करने के लिए इसको फ्रांस से दोस्ती करनी पड़ी। और क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1854 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।